नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं एमजे अकबर साहब। अकबर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि नई पार्टी में आने के बाद उनके क्या एक्सपीरियंस हैं और नई पार्टी ज्वाइन करने के पीछे उनकी क्या फिलॉसफी है। देखिए, पार्टी तो नई नहीं है पार्टी तो बहुत पुरानी है। आपके लिए नहीं है? मेरे लिए नहीं है। देखिए, मैं इस बारे में लिख चुका हूं। मैं देख रहा हूं ये अंधकार वाली दशक के बाद जो हम पिछले 10 साल में देखे हैं, इसके बाद मुझे वाकई लग रही है कि अगले जो 10 साल हैं ये देश के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक नेतृत्व मिला है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस नेतृत्व ने और जिस नेता ने एक समझिए कि वो अर्जुन वाली आंख है, सिर्फ एक ही लक्ष्य, वो है कि भाई मुझे डेवलपमेंट चाहिए। मैं समझता हूं कि जो आदमी वोट मांगे हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए मांग रहा है, वो अपने लिए सिर्फ नहीं मांग रहा है। और दूसरी बात कि डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबके लिए। सबका मतलब बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो सबके लिए जब मांग रहा है, बड़ा क्लियर सिग्नल है कि कोई भी हिंदुस्तानी जो है उसको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरी बात, मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ। देखिए, हम जब भी आप टीवी पे आपसे मुलाकात हो या भाषण देने जाएं या कुछ भी करने जाएं, तो हम कुछ सोच के जाते हैं कि भाई ये बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, बहुत कड़े सवाल करेंगे आप तो भाई तैयार होके जाओ, ये जी का सवाल है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस माहौल में जहां हम बैठे हैं एक क्राइसिस हो जाए, और खासकर ऐसा क्राइसिस जिसमें जीवन मरण का सवाल उठ जाए, तो उस क्राइसिस में आदमी दिमाग से सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ वही रहता है जो दिल की बात हो, जो नफ्स की बात हो। तो पटना में जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तो वहां पे जब वो बम का हमला हुआ, आप जानते हैं बम का हमला, हाँ। तो जो लोग आए थे, लाखों में लोग आए थे, उनके ऊपर तो था ही, लेकिन उनके व्यक्ति के ऊपर भी हमला था। उस वक्त जब दिमाग हट जाता है और दिल सामने आ जाता है, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा बिल्कुल इंस्टिंक्टिवली कि हिंदुओं को तय करना पड़ेगा कि वो मुसलमान से लड़ाई करेंगे या गरीबी से लड़ाई करेंगे, और मुसलमान को तय करना पड़ेगा कि वो हिंदू से लड़ाई करेंगे या गरीबी से लड़ाई करेंगे। मुझे लगा इतना बड़ा वाक्य कह गया है कि हमारे सामने क्या है चैलेंज। मैं और आप दूसरे से लड़े, किसका नुकसान होता है? आपका होता है, मेरा होता है, लेकिन हमसे बढ़कर भी एक चीज है जिसका नुकसान होता है, वो देश का नुकसान होता है। ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वो जो मैंने सुना, मुझे लगा कि हां, इसका मार्ग जो है, इनका मार्ग जो है सही है, और इस मार्ग में हमें बिल्कुल मौका देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अकबर साहब, आप तो कांग्रेस की भी राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं, बहुत नजदीक से देखा है आपने। आप मेंबर पार्लियामेंट रहे कांग्रेस की टिकट से। हाँ, लेकिन याद दिला दीजिए ना कि 22 साल पहले की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन के जमाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जमाना बहुत बदल गया। नहीं, मैं इंदिरा जी के जमाने की भी बात करना चाहता हूँ आपसे कि तो अलग बात थी। आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरह से इंदिरा जी का एक दौर था और पूरा इंदिरा वर्सेज जाल हुआ करता था, और तब इंदिरा हटाओ का नारा विपक्ष लगाता था और इंदिरा जी कहती थी हम गरीबी हटाना चाह रहे हैं। आज के इस चुनाव में भी मोदी वर्सेज जाल हो गया है और मोदी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और बाकी लोग मोदी को रोकने की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या बेसिक अंतर आपको दिखाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि ये मोदी वर्सेज ऑल है। वाजपेयी जी के कितने अलायंस के पार्टीज थे, समर्थक थे? 28 तक थे। 23 से 28 तक। 23 तक थे, 28 तक। आज बीजेपी के एलाइज 25 हो गए। तो ऐसी बात नहीं है कि जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज है ये एक षड्यंत्र है, ये कहना कि ये अलोन है, ये अकेले हैं, इनको एक कोने में पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे बड़ी बात है कि जनता इनके साथ है, अकेले नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे कि मुसलमान साथ नहीं है, यही है ना कहने को। अभी
मैं नाम लूं पत्र का या नहीं लूं, पता नहीं उचित होगा कि नहीं, मैं नहीं लेता। नहीं, आप ले लीजिए। हाँ, इंडिया टुडे का अभी ओपिनियन पोल आया, अभी इस हफ्ते लेटेस्ट ओपिनियन पोल आया है। आप आंकड़े सुन के आपको हैरत अंगेजी हो जाएगी। वहां पर बिहार में 23% मुस्लिम सपोर्ट है, 23%। जेडीयू के साथ जब बीजेपी था तो उसके बाद सिर्फ 10-11% सपोर्ट होता था। आज वो दुगना हो गया है, ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि मुसलमान भी समझता है, मैनिफेस्टो देखता है, सुनता है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा मुसलमान देखना चाहता हूं जिसके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हमें तालीम चाहिए। मुसलमान बच्चे बच्चियों को क्या नौकरी नहीं चाहिए? आप हर वक्त उनको एक खौफ के धुंध में फंसा के ले जाते हैं, वोट दिलवा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो खौफ की पॉलिटिक्स करते हैं, जो भय की पॉलिटिक्स करते हैं, जो धुंध की पॉलिटिक्स करते हैं, कि भैया आलू और प्याज का कोई मजहब होता है? आज मैनिफेस्टो में लिखा है, इतनी बड़ी बात लिखी है, आप गौर कीजिएगा इस पे। लिखी है कि वक्फ में जो लूट हो रहा है, वक्फ में जो लूट हुआ है, उसको हम खत्म करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। लड़कियों के लिए हम ज्यादा तवज्जो देंगे, गर्ल चाइल्ड को, वहां मदरसा को हम मॉडर्नाइज करेंगे कि जो लड़का बेचारा मदरसा, बेचारा क्यों, जो अच्छा भला लड़का जो मदरसा में है उसको हम साइंस और कंप्यूटर भी सिखाएंगे। वहां पर ऐसी बातें लिखी हैं जिसको मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को भी एक मॉडर्न, आधुनिक एक भविष्य नजर आए। हर वक्त आपने मुसलमानों के साथ, मैं क्या कहूं, मैंने मुसलमान जो कि अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं ना, वो मुनाफिकीन है। यानी तो अभी तक आजादी से लेकर अब तक जो भी पार्टियां मुसलमानों को हक दिलाने के नाम पर, उनको एजुकेट करने के नाम पर, उनको उनके रिलीजन और उनके जो शरीयत के कानून हैं उसको बचाए रखने के नाम पर वोट लेती रही, वो सब मुसलमानों को चीट करती रही। आप देख लीजिए, खुद सच्चा रिपोर्ट देख लीजिए। सच्चा रिपोर्ट तो किसी और ने नहीं बनाया ना, ये मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई। आप सच्चाई देख लीजिए उसमें। हर पार्टी ने मुसलमान से कुछ लिया है, वोट लिया है, कुछ दिया नहीं। अब वक्त आ गया है कुछ देने का, भले कुछ ले ना लें, क्योंकि हर हिंदुस्तानी मुसलमान बड़े फक्र के साथ कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और उसका हक बनता है, और उस हक को अदा करेंगे। अकबर साहब, जब आप राजीव गांधी के करीबी दोस्तों में थे और जब आप मेंबर पार्लियामेंट बने, तो राजीव गांधी भी क्या इसी जहनी ख्यालात के थे जो कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व है? देखिए, मैं क्या अब कहूं ना कहूं, पिछले बातें, लेकिन खैर अभी की बात कीजिए। अभी तो मैंने पिछले 10 साल देखे हैं, और इस 10 साल में मैं सिर्फ देखा हूं कि मुसलमान जो है गरीबी के नर्क में उनको ढकेल दिया गया है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए ना, मुझसे बात मत कीजिए, कहीं भी जाके किसी भी मोहल्ले में जाके देख लीजिए और देखिए इनकी क्या हालत है। और देखिए 2 बार इन्होंने वोट दिया है यूपीए को, 2 बार, 3 बार, कई बार वोट दिया है। क्या मिला है? उसी तरह कहीं ना नौकरी, कहीं ना तालीम। आप जो है कितना एक्सप्लॉइट करेंगे, बहुत हो गया। और हर बार जब आपसे नौकरी हम मांगते हैं तो आप किसी न किसी को दिखा देते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, मुसलमान को कांग्रेस एक डरपोक कम्युनिटी समझती है कि हर वक्त वो भय के जाल में फंस के, मैंने एक फियर साइकोसिस क्रिएट करके वोट लेते रहे। और वो जमाना जो है, मैं बोलता हूं, खत्म हो गया है। अकबर साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी तक मुसलमानों से फियर साइकोसिस क्रिएट करके उनके दिलो दिमाग में उनका वोट लिया जाता रहा, और उनके जो मूलभूत समस्याएं थी उसकी तरफ कोई भी जो सरकार रही उसने ध्यान नहीं दिया। तो जो इस बार का मैनिफेस्टो आया, जिसका जिक्र अभी आपने पहले भी किया था,
उसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 बातें खास तौर पर कही गई हैं। एक तो ये कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, और दूसरा ये कहा गया है कि हम राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद का जो विवाद है उसका अदालत के जरिए समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। आप बहुत वेटरन हैं और हम सब आपकी आर्टिकल्स 1 दशक से पढ़ते आ रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए पॉलिटिशियन भी। इस तरह के वायदे तो पहले भी अलग अलग टाइम में अलग अलग राजनीतिक दलों ने किया है, तो आपको इतना यकीन कैसे हो रहा है कि जो इस बार का मैनिफेस्टो है इसमें जो बातें कही गई हैं वो हूबहू लागू होंगी अगर सरकार में आने का मौका मिला बीजेपी को? तो सबसे पहले बात तो मैं ये कह दूं कि जो भी वहां लिखा गया है ना, बहुत सोच समझ के लिखा गया है। वो नीजक रिएक्शन नहीं है कि अरे हम बरसों से वही बातें कहते हैं तो उसी को, अरे पुराने मैनिफेस्टो में क्या था भैया, उसी को फिर से डाल दो, ये बात नहीं। बहुत सोच के लिखा गया है। मंदिर की विषय है, मंदिर का विषय बहुत पुराना है, ये बीजेपी के बनने से पहले का से पुराना है। ये तो 1857 के पहले से पुराना है। यहां पर जो शुरू हुई है पूजा वो जवाहरलाल के जमाने से शुरू हुई है, उन्होंने उनके जमाने में परमिशन मिला था। शिलान्यास राजीव गांधी के जमाने में हुआ था, तो ये लंबा विषय है। लेकिन इस बार खास बीजेपी ने कहा है कि ये कल्चरल मुद्दा है, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, वो कहा है कि हां हम मंदिर बनाएंगे लेकिन सबसे बातचीत करके बनाएंगे, सबसे सहमति लेके बनाएंगे। ये डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि इसी तरह मुल्क बढ़ेगा आगे। तो ये बातें तो पहले भी कही जाती रही हैं। नहीं, चंद्रशेखर जी ने तो एक अलग सेल बना दिया था जिसमें कि तमाम बात सही है, लेकिन बीजेपी ने जो कमिटमेंट किया है ना इस बार, वो बीजेपी का कमिटमेंट है। और बीजेपी का कमिटमेंट इसलिए है क्योंकि उनके खिलाफ ये प्रचार चलता है कि जबरदस्ती से काम करेंगे। नहीं, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिरा तो उस समय भी कमिटमेंट था। जी नहीं, वो जो जमाना था एक और जमाना था। उस जमाने में आपको पता है, मैंने आपको तो याद दिला दिया, शिलान्यास किसने किया था। अब जो है 20 साल गुजर गए। अब आपको लग रहा है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए डेवलपमेंट की बात ऐसी बात नहीं है। बीजेपी जो है ये वोट की राजनीति नहीं करती है इन सब चीजों पे, और वो बहुत बीजेपी ने तय कर लिया है कि ये कल्चरल मुद्दा है, और इस कल्चरल मुद्दे को हम सहसहमति से अपना एक सोल्यूशन निकालेंगे, निकालना चाहिए। 10 साल से यही सरकार जो थी इसके पास मौका था। 10 साल से लोगों से बात करके कुछ तो आगे बढ़ती, 10 साल से खामोशी क्यों? तो इसलिए एक ये है, आपने और बातें कही हैं मैनिफेस्टो में, मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। एक तो नौकरी, 10 साल से जिन बच्चों की, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं मुसलमान हिंदू सबकी बात कर रहा हूं। जो बच्चा 20 साल का था 2004 में, जो बच्ची 20 साल की थी 2004 में, आज वो 30 साल की हो गई है। अगर बच्ची है तो मां बन गई है, बच्चा है तो बाप बन गया है, लेकिन उसके किस्मत में नौकरी नहीं आई। आपको मैं कहता हूं, आपके 20 और 30 के बीच में नौकरी नहीं मिल जाए तो क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट नहीं जाएगा? टूट जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस यूपीए ने तो एक जनरेशन की जिंदगी बर्बाद की है। आज अगर गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ तो इसके बड़े कारण हैं, इसके बड़े सॉलिड कारण हैं। तो ये जो है कि अगले 10 साल में नौकरी वापस लाओ, रोटी वापस लाओ। मुझे एक सज्जन ने, जो मैं अभी बंबई गया था तो बहुत ही गाड़ी चला रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही बॉम्बे के बारे में। कहा कि देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो 5 साल में बॉम्बे से मिडिल क्लास गायब हो जाएगा। यानी मिडिल क्लास जो है इतना गरीब बन जाएगा, अपने आप को मिडिल क्लास कहने के लायक नहीं रहेगा। ये है जनता की दिल की आवाज। और ये जो है, इसलिए अच्छा आप कह रहे हैं ना मैनिफेस्टो में उर्दू, कि हम जो है माइनॉरिटीज की हेरिटेज को बचाएंगे,
और उर्दू को प्रमोट करेंगे। ये सब जो है कई वादे हैं जो बीजेपी ने दी है, और मैं समझता हूं ये बड़े सोच समझ के दी है, राइट। और मेरा पूरा यकीन है कि ये गुमराह करने के लिए नहीं दिया गया है। माने महज चुनावी वायदे नहीं है, अगर बीजेपी को सत्ता गवर्नेंस के वायदे हैं। एक बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी पर कि एक तो नरेंद्र मोदी पार्टी से ऊपर होकर काम कर रहे हैं, दूसरा आरोप लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट घरानों के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्टेड है। जब मेरे पास लोगों के पास कुछ कहने को नहीं रहता है ना, तो ये सब पता नहीं कहां कहां से उड़ा के आते हैं। नरेंद्र मोदी 3 इलेक्शन जीत चुके हैं, तो ये कॉर्पोरेट के कहने से वहां की जनता इलेक्शन दी है क्या? आज नरेंद्र मोदी हृदय सम्राट हैं देश के। मैं नहीं जाता, जी ने ओपिनियन पोल किए हैं, आपने भी किए हैं कि नहीं? है तो क्या कह रहा है जनता, क्या कह रही? जनता की आवाज सुनो। वो जनता कह रही है कि ये हमारी बात कर रहा है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। अकबर साहब, आपको लग रहा है कि इस समय जो देश का राजनीतिक पूरा माहौल है वो पोस्ट इमरजेंसी जैसा बनता जा रहा है कि जनता आगे आ गई थी और राजनीतिक दल पीछे थे कांग्रेस के खिलाफ? कमोबेश उसी तरह की स्थिति इस बार दिख रही है? पता नहीं। अब देखिए, इतिहास एक बताती है कि कोई एक आईना नहीं है, कोई भी एक वक्त जो है पिछले का पूरा आईना नहीं होता है, क्योंकि वक्त जब अपने नया दिशा लेता है ना, हर वक्त नया दिशा लेता है, और जब नए नए सिचुएशंस होते हैं तो कोई एग्जैक्ट कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता हूं किसी भी। लेकिन इतना है जरूर कि ये इलेक्शन जो है ये एक शुरुआत है, बदलाव, नई शुरुआत है, बदलाव की शुरुआत है। और ये जब बदलेगा हिंदुस्तान, इस बार जब हिंदुस्तान अब तक जो था वो करवट लेके नीचे की तरफ जा रहा था, इस बार जो है करवट लेके खड़ा हो रहा है। और जब मुल्क खड़ा होता है ना तो बहुत पावरफुल ताकत होती है उस मुल्क की, और खासतौर से हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जो ताकत होती है एकता में, वो मैं कहता हूं दुनिया कांप जाएगी उस ताकत से। आजकल एक नया विवाद शुरू हुआ है और डिबेट हो रहा है उस पर। 2 किताबें आई हैं पिछले 2-3 दिनों में। एक किताब आज लोकार्पण हुआ है उसका, परख साहब की किताब, और 2 दिन पहले आपके शायद जूनियर कलीग रहे होंगे एक समय में, नहीं मेरे कलीग नहीं, संजय बारू। हाँ, संजय की किताब हम लोग, हाँ, हम सब लोग जानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किए हैं, उस समय संजय भी थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये 2 किताबें आई हैं। एक लेखक होने के नाते आपने भी ढेर सारी किताबें लिखी हैं। उन किताबों से ज्यादा उन किताबों के रिलीज होने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इन किताबों के जो लेखक हैं उनका कहीं न कहीं पॉलिटिकल एजेंडा है, और इन किताबों के जरिए वो मौजूदा सरकार को, मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी को डैमेज करना चाहते हैं चुनाव में। कंटेंट पर कम, उनके टाइमिंग और उनके इंटेंशन पर ज्यादा डिबेट हो रहा है। आपके नजर में एक राइटर के नाते, एक वेटरन जर्नलिस्ट के नाते, उन किताबों में जो बातें लिखी गई हैं उसमें कितनी आपको माने रियलिटी नजर आ रही है? देखिए, सच तो वो जानता है जो अंदर था। मैं तो अंदर नहीं था, आप अंदर नहीं थे इस हुकूमत के। ये 2 लोग ऐसे थे जो प्राइम मिनिस्टर के खास साथ काम किए थे। ये रोज देखते थे क्या हो रहा है, देखते थे कि प्राइम मिनिस्टर और मिसेस सोनिया गांधी में रिमोट कंट्रोल कितना है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन व्यक्ति जो है यहां की बात उधर पहुंचाता है, कहां से असल ऑर्डर आते हैं और कहां पे नकली चेहरा दिखाया जाता है, यही लोग जानते हैं। तो ये जो है अब सामने आए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि सच्चाई को आप कुछ देर तक धुंध में छुपा सकते हैं, लेकिन सच्चाई कभी गायब नहीं होती है। एक ना एक दिन तो सच्चाई उठ के आके अपने आप को जाहिर करेगी। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, ट्रूथ विल प्रिवेल, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। नहीं, लेकिन उसमें जो कंटेंट, हाँ, तो जो कंटेंट है वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये हमने देखा था, अब मैं क्यों कहूं वो झूठ कह रहे हैं। दूसरी बात कि वो क्या कौन सा वक्त चुने हैं पब्लिकेशन के लिए, तो वो उनकी मर्जी है और वो उनकी पब्लिशर का डिसीजन है, वो अपनी जगह है। मैं तो उसमें शामिल, उस डिबेट में शामिल होने से मेरा क्या फायदा है।
लेकिन एक बात जरूर है, मैं जरूर सोचता हूं, एक व्यक्ति के तरह, नॉट एज ए पार्टी पर्सन, एक व्यक्ति की तरह मैं सोचता हूं कि अगर आप देख रहे थे कि कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं जिससे मुल्क की बर्बादी हो रही है, मुल्क की बर्बादी हो रही है, तो आपका कॉन्शियंस कहां था? उस समय आपने क्यों नहीं विरोध किया? उस समय भी आपको विरोध करना चाहिए था। आप कोर्ट सेक्रेटरी हों या जो भी सेक्रेटरी, हाँ, या मीडिया एडवाइजर ही थे, मीडिया एडवाइजर थे, और आप देख रहे हैं कि मेरा मुल्क जो है, मेरा मुल्क बर्बाद हो रहा है, तो शायद उस वक्त ही आपको कुछ कहना चाहिए था। उस वक्त भी अगर कहते तो शायद ये बातें इतनी बुरी तरफ ना जाती। लेकिन चलिए, जो भी हुआ हो, मैं ज्यादा आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।